हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। बच्चों, अभी अपन डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 50 यानी अपने इस माइनर का सेकंड लास्ट लेक्चर। और इस लेक्चर के अंदर मैं आपको सैटेलाइट्स की मोशन और प्लैनेट्स की मोशन है वो अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और फिर उसके बाद में अगर टाइम बचा तो कुछ मॉड्यूल की क्वेश्चंस भी अपन देखेंगे। और बाकी अपना जो अगला लेक्चर वो पूरी तरह से मॉड्यूल डिस्कशन के लिए डेडिकेट रहेगा, ठीक है ना। तो चलो करते हैं स्टार्टिंग अपन सैटेलाइट मोशन। सबसे पहले आपको ये तो बताने की जरूरत नहीं कि सैटेलाइट क्या होते हैं भाई। मोशन ऑफ सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स क्या होते हैं आपको बताने की जरूरत नहीं है भाई। प्लैनेट्स के अराउंड ये क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखना, देखो सबसे पहले जैसे मान के चलिएगा ये कोई प्लेनेट है और इसका मास कितना देगा आपके पास में, बताओ, कैपिटल एम, और रेडियस आपके पास में कैपिटल आर होगी। और ये आपके पास में कोई भी मान के चलेगा, ये तो प्लेनेट हो गया ना। और इसके चारों ओर ये सैटेलाइट ये घूम रहा है। इसकी जो रेडियस है वो आपके पास आर हो जाएगी। प्लेनेट मान के चलेगा आपकी अर्थ है। और इसकी जो स्पीड है इसको अपन बोलेंगे वीओ। वीओ क्या देगी आपके पास, ऑर्बिटल स्पीड हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड हो गई भी। अब सुनो भी ध्यान से देखना, देखो इस पे सेंटर की तरफ तो फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी, और इस पे बाहर की तरफ इस प्रकार से फोर्स लगता है एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर। और यहां पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो किसको बैलेंस करता है, एफ जी को बैलेंस करता है। तो अपन लिख सकते हैं एफ जी बराबर कितना देगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन क्या देगा आपके पास, आर स्क्वायर बराबर, इसको अपन बोलेंगे एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन क्या देगा आपके पास, आर। तो यहां से आपके पास में जो वी नॉट है, वी नॉट बराबर क्या देगा, एम से अपन एम को कैंसिल आउट कर देंगे, एक आर से आर को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर हो जाएगा। अब यहां से एक बात अपने को पता चलती है कि अगर आपके पास आर की वैल्यू बढ़ेगी तो जो वी है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और ध्यान से देखना, देखो जो आपके पास वीओ है वो सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करता है। और यहां पे अपन ऐसे भी देख सकते हैं कि आपके पास जो वीओ है वो कितना देगा आपके पास है, जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर को अपन लिख देंगे आर प्लस एच लिख देंगे, इसका रूट कर देंगे, ठीक है ना। और अगर आपके पास में एच है वेरी वेरी लेस देन क्या देगा आपके पास, आर, तो आर प्लस एच को अपन क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे। तो इस केस में आपके पास में देगा वीओ बराबर जी एम अपॉन आर का रूट हो देगा। जी एम को अपन क्या लिख सकते हैं, जी एम को अपन लिख सकते हैं जी आर स्क्वायर, तो अपन क्या हो जाएगा आपके पास आर, तो इसको अपन लिख देंगे रूट ऑफ जी इंटू आर। और जो लगभग कितना होता है आपके पास 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड होता है अभी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी आपके पास सैटेलाइट अगर अर्थ की सरफेस के आसपास में अगर रिवॉल्विंग कर रहा है तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगी। या किसी भी ऊंची बिल्डिंग पर जाकर के अगर टेंजेंशियल डायरेक्शन में या अर्थ की सरफेस के पैरेलल में किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंक देता हूं तो इस स्थिति में ये अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करने लगता है, ठीक है ना। ये चीज हो गई, यानी अर्थ का एक सैटेलाइट बन जाता है। ये तो आपके पास ऑर्बिटल स्पीड होगी। इसके बाद ऑर्बिटल स्पीड के बाद में अगली बारी आती है किसकी भी, अगली बारी आती है आपके पास में टाइम पीरियड की।
ठीक है ना, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो सेकेंड अपन बात करते हैं टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, इसको अपन बोलेंगे कैपिटल टी। तो अपन जानते हैं कि टी बराबर क्या होता है अभी, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब ये अपना एक सर्कल कंप्लीट कर लेगा तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर लेगा, 2πr, और स्पीड कितनी है इसकी थ्रू आउट द मोशन v नॉट है। तो इसको अपन लिख सकते हैं 2πr डिवाइडेड बाई v नॉट हो जाएगा। तो ये आपके पास 2πr डिवाइडेड बाई वी नॉट को अपन क्या लिख सकते हैं, वी नॉट को अपन लिख सकते हैं रूट ऑफ gm बाई स्मॉल r। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2π, ये स्मॉल r ऊपर जाकर के r की पावर 1/2 बन जाएगा। r की पावर 1/2 कितना देगा आपके पास, r की पावर 3/2, और डिवाइडेड बाई क्या देगा आपके पास में रूट ऑफ g इंटू कैपिटल M बन जाएगा। ठीक है ना। और यदि अपन इसका दोनों तरफ से स्क्वायर कर देंगे तो टी स्क्वायर बराबर क्या देगा आपके पास 4π² r³ अपॉन क्या देगा आपके पास g इंटू कैपिटल M हो जाएगा। तो यहां से आपके पास टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या देगा आपके पास r³, और यहां से अपन देख सकते हैं कि अगर r आपके पास में बढ़ेगा ना तो इस स्थिति में जो t है वो भी क्या देगा, बढ़ जाएगा, यानी टाइम पीरियड है वो भी क्या देगा, भी बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ हो जाएगा। और एक चीज अपन और कंक्लूड कर सकते हैं कि जो t है, ठीक है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ कैपिटल M। जो प्लेनेट है इस प्लेनेट के मास पे तो डिपेंड करता है, बट सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करता, यानी t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर क्या देगी आपके पास में 0 हो जाएगी भी। ठीक है ना। तो टाइम पीरियड हो गया। इसके बाद में टाइम पीरियड के बाद में अगली चीज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये जो सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी। तो थर्ड अपन बात करते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या देगी आपके पास, हाफ m इंटू क्या देगा आपके पास v नॉट स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि मास कितना भी m और वेलोसिटी कितनी देगी आपके पास v हो जाएगी। इसका मास अपन लिख देते हैं स्मॉल m लिख देते हैं, वेलोसिटी कितनी देगी v नॉट हो जाएगी। अब यहां से r से अपन r को कैंसिल आउट कर देंगे तो m v नॉट स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, gm m बाई r। तो इसको अपन बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या देगा आपके पास g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई 2 तो है ही, तो 2 इंटू क्या देगा r हो जाएगा। तो यहां से अपन ऐसे देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी है ना वो क्या है भाई, r की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक बात अपने को पता चल गई कि r अगर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या देगी भी, घट जाएगी। और वैसे घटनी भी है, क्योंकि r के बढ़ने से स्पीड डिक्रीज हो रही तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी के बाद में फोर्थ अपन बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है आपके पास, माइनस का g m1 m2 अपॉन क्या देगा आपके पास स्मॉल r। ठीक है ना। यहां से भी अपने को पता चल रहा है कि अगर r की वैल्यू बढ़ेगी ना तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, भी बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि नीचे आ रहा है r, तो माइनस का साइन भी तो यहां पे लग रहा है ना, तो r अगर बढ़ेगा ना तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ जाएगी। ठीक है ना। और फिर उसके बाद में फिफ्थ अपन बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी बराबर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इसको अपन बोल देंगे मैकेनिकल एनर्जी आपके पास E हो गया। तो E बराबर क्या देगा, काइनेटिक एनर्जी कितने देगी, G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई 2r, और पोटेंशियल एनर्जी माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई r। तो आपके पास E बराबर क्या देगा भी, माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई, नहीं सॉरी माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा ये ना, तो 2 इंटू क्या देगा आपके पास r हो जाएगा। ये आपके पास टोटल एनर्जी हो जाएगी। तो यहां से एक बात पता चलती है कि जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ेगी ना वैसे वैसे आपकी जो टोटल एनर्जी वो भी क्या जाएगी, घट जाएगी। ठीक है ना। अब कुछ रिलेशंस यहां पर मेरे को जो लिखने हैं वो रिलेशंस में लिख देता हूं, तो देखना ध्यान से, देखो कौन कौन से रिलेशन बन जाएंगे। कुछ रिलेशंस यहां पे लिख देता हूं मैं, देखो ध्यान से। ये काइनेटिक एनर्जी आपके पास में, ये पोटेंशियल एनर्जी, ये आपके पास में टोटल एनर्जी है।
आप काइनेटिक एनर्जी को देखो, क्या जी एम एम अपॉन 2r, ये भी कितना आपके पास में बताओ, सॉरी माइनस का आएगा यार, ये माइनस का, ये क्या हो जाएगा आपके पास में माइनस का जी एम एम अपॉन 2r हो जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड तो बराबर है, तो अपन लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर माइनस ऑफ क्या हो जाएगा आपके पास में टोटल एनर्जी, ठीक है ना। इसके बाद सुनो भाई, अपन बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी रही, ये आपके पास में टोटल एनर्जी रही। टोटल एनर्जी को अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी आ जाएगा अभी, ठीक है ना। अब इसके बाद यदि अपन इसका ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ ऐसा बन जाएगा, देखो ध्यान से। यहां पे अपन बात करते हैं आर की बात करते हैं, तो सबसे पहले अपन किसकी बात करते हैं, अभी काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी अपन बनाते हैं दो ध्यान से, यहां पे अपन लेते हैं इस प्रकार से काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी आपके पास में, तो ये बन जाएगा आपके पास है जी एम एम अपन 2r। तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है तो इसका ग्राफ इस प्रकार से ऐसा बन जाएगा। फिर अगली बात अपन करते हैं कि इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी की ट्वाइस होती है मैग्नीट्यूड में, और नेगेटिव होती है तो नेगेटिव तो मतलब थोड़ा सा दूर बनाना पड़ेगा ग्राफ, आपको इस प्रकार से यू बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में बात करते हैं अपन टोटल एनर्जी की बात करते हैं। तो टोटल एनर्जी बन जाएगी आपके पास ई। तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की बराबर ही होती है, नेगेटिव में होती है, तो इसका ग्राफ बिल्कुल इसकी सिमेट्रिक बन जाएगा। समझ में आ गई ना बात है ये चीज। तो ऐसे ग्राफ्स आपके पास बन जाएंगे। तो कोई भी आपके पास जो सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल स्पीड है, उसका जो टाइम पीरियड है वो मैंने आपको बता दिया। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, इनकी बातें अपन ने कर ली है। तो एक बार इनको आप नोट करें, फिर अपन आगे बढ़े। तो चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन नेक्स्ट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना, देखो कोई भी आपके पास में जैसे एक सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट की ऑर्बिट को चेंज करना आपको बोला जा सकता है। तो ऑर्बिट चेंज करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो आपके पास में ध्यान से ये है वर्क डन टू चेंज द ऑर्बिट, वर्क डन टू चेंज द ऑर्बिट। तो बात सुनना भाई, ये हो गया, और इस ऑर्बिट की जो रेडियस है r1, इसकी रेडियस आपके पास r2 होगी, और इसका मास कितना आपके पास है कैपिटल M। और पहले तो ये यहां पे था और अब इसको आपको यहां पे भेजना है। तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, तो डेल्टा मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा। तो इसको अपन बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी 2 माइनस क्या देगा आपके पास मैकेनिकल एनर्जी 1। तो बराबर क्या देगा आपके पास बताओ, ये देगा माइनस का जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन ये आपके पास 2r1। तो आपके पास आ जाएगा W बराबर जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन क्या देगा आपके पास 2, और ये आपके पास हो जाएगा 1/r1 माइनस क्या देगा आपके पास 1/r2 देगा। ये बात होगी भी। और इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट, देखो ध्यान से, नेक्स्ट देखो अगला आपके पास में इस प्रकार से यूं है कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी अपने को फाइंड आउट करनी है। बाइंडिंग ऑफ ए सैटेलाइट। तो जैसे मान के चलेगा ये आपके पास में कोई भी एक सैटेलाइट है, ये प्लेनेट हो गया, इसका मास m है, रेडियस आपके पास r है, और ये आपके पास में कोई भी एक प्लेनेट है, इसका मास आपके पास स्मॉल m है, और ये वाली डिस्टेंस आपके पास r है। तो बाइंडिंग एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसके पास में टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी आपके पास माइनस का जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कितना हो जाएगा आपके पास 2r, और इसके अंदर अगर अपन ने बाइंडिंग एनर्जी दे दी तो ये इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों जीरो देगी। तो यहां पर आपके पास बाइंडिंग एनर्जी बराबर जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन क्या देगी आपके पास 2r हो जाएगी। ये बन जाएगी आपके पास बाइंडिंग एनर्जी। समझ में आ गई ना बातें, ये बात। और अभी इसकी जो स्पीड है, अभी इसकी स्पीड कितनी होती है भाई, अभी इसकी स्पीड है आपके पास में, अपन बात करते हैं वीओ बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में
वीओ बराबर आपके पास है जी एम अपॉन आर का रूट, और जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है आपके पास में 2gm अपॉन आर का रूट हो जाएगा भाई। तो यहां पर आपके पास जो वीई है वो देगा आपके पास √2 टाइम्स ऑफ वीओ, यानी 1.41 टाइम्स ऑफ वीओ। या इसको अपन बोल सकते हैं कि ध्यान से देखना, देखो अगर आपने किसी भी सैटेलाइट की वेलोसिटी में 41% की ग्रोथ कर दी तो इस स्थिति में उसकी वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। और इस स्थिति में ये क्या कर जाएगा भी एस्केप कर जाएगा, ठीक है ना, पलायन कर जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा, यानी प्लेनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा, ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं कि एस्केप वेलोसिटी इज 41% ग्रेटर देन ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है ना, ये बात होगी भी। तो ये आप नोट करें, फिर उसके बाद में आपको मैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पढ़ाता हूं। चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है। देवदान से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, देखो बच्चों ये अपने पास में एक ऐसा सैटेलाइट होता है जिसको अर्थ से देखने पे हमेशा ये स्टेशनरी दिखाई देता है, ठीक है ना। और ये जो इक्वेटोरियल प्लेन होता है उसके अंदर रिवॉल्व करता है अर्थ के सेम सेंस में, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, जैसे मतलब मान के इसलिए अपने अर्थ हो गई, ठीक है, और ये अर्थ की एक्सिस होगी, ये इसकी एक्सिस हो जाएगी अर्थ की, इसके अबाउट अर्थ क्या करेगी इस प्रकार से रिवॉल्व कर रही है, और ये इसका इक्वेटोरियल प्लेन बन जाएगा, ठीक है ना। जिस डायरेक्शन में अर्थ घूम रहे हैं उसी डायरेक्शन में ये घूमेगा, ठीक है। और इसका टाइम पीरियड कितना देगा आपके पास, टी इक्वल टू कितना देगा 24 आवर्स। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो भी कितना देगा आपके पास 24 आवर्स हो जाएगा। तो अर्थ पर खड़ा हुआ कोई भी जो ऑब्जर्वर उसको ये हमेशा ओवररीड करेगा, यानी ये हमेशा इसको प्लेनेट है, वो सैटेलाइट है, वो हमेशा रेस्ट में दिखाई देगा भी, ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं कि ये तो आपके पास में क्या देगा आर, और ये आपके पास में क्या देगा इस प्रकार से एच हो जाएगा। तो अपन ये तो जानते हैं कि टी स्क्वायर बराबर कितना होता है आपके पास में 4 पाई स्क्वायर, इसका मास कितना देगा आपके पास में कैपिटल एम, तो 4 पाई स्क्वायर, इसके बाद में क्या बोल देंगे अपन आर क्यू बोल देंगे, तो अपॉन क्या देगा आपके पास में जीएम हो जाएगा। तो यहां से आपके पास आर बराबर क्या देगा आपके पास है जी एम इंटू टी स्क्वायर, अपॉन क्या देगा आपके पास 4 पाई स्क्वायर, और इसके बाद इसकी पावर कितना देगी आपके पास 1/3 हो जाएगी। और इन सब की वैल्यू अगर अपन यहां पे पुट कर देंगे, जी एम टी, टी कितना होता है 24 आवर्स, एम क्या होता है मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 होता है, और जी क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻11 होता है, 4 पाई स्क्वायर अपन जानती हैं। तो इन सब की वैल्यू अगर अपन पुट कर देंगे ना तो ये अपने पास में कितना देगा, इसको अपन बोल देंगे 42,200 किलोमीटर हो जाएगा। और इसके बाद स्मॉल आर बराबर क्या होता है आपके पास आर प्लस एच, तो यहां से आपके पास में जो एच है वो एच बराबर कितना होता है आपके पास स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर। तो स्मॉल आर कितना देगा आपके पास में 42,200 माइनस 6,400, अगर अपन इसको माइनस कर देंगे तो कितना देगा आपके पास बताओ 35,800, 35,800 किलोमीटर हो जाएगा। और इसको अपन लगभग क्या लिख सकते हैं अभी, इसको अपन लिख सकते हैं 36,000 किलोमीटर हो जाएगा अभी, कितना हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। ये आपके पास स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी अभी, और ये आपके पास कैपिटल आर की वैल्यू हो जाएगी। तो अर्थ की सरफेस इसकी हाइट कितनी होती है 36,000 किलोमीटर होती है, और सेंटर से डिस्टेंस कितनी होती है 42,200 किलोमीटर होती है, ठीक है ना। और इसका टाइम पीरियड कितना होता है 24 आवर्स होता है। और ये आपके पास में इसकी जो ऑर्बिट होती है, ऑर्बिट होती है वो होती है आपके पास में
इक्वेटोरियल प्लेन में होती है, और इसकी जो ऑर्बिट होती है इसको अपन बोलते हैं पार्किंग ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन? पार्किंग ऑर्बिट बोलते हैं भाई। टाइम पीरियड इसका कितना? तो 24 आवर्स होता है। और यदि इसकी वेलोसिटी की बात करते हैं तो v बराबर कितना होता है आपके पास? है gm अपॉन ये आपके पास स्मॉल r, ये आपके पास इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाएगी। r की वैल्यू फुट कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात है? 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा अभी। तो ये आपके पास इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपका जियोस्टेशनरी सैटेलाइट हो चुका है, ठीक है ना। तो जो सैटेलाइट मोशन है उसके अंदर अपन ने ऑर्बिटल वेलोसिटी, टाइम फीड, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, वर्क डन टू चेंज द ऑर्बिट, और फिर उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी अपन ने डिस्कस कर ली। और उसके बाद में अपन ने ध्यान से देखना, देखो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है वो अपन ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये अपना जो सैटेलाइट है वो फिनिश होता है, और उसके बाद में प्लेनेट अपना बचा है जिसके अंदर अपन केप्लर्स लॉ डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार इनको नोट करें, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। चलिए बच्चों, सैटेलाइट मोशन के बाद में अपन प्लेनेट्स की मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, और इसके अंदर अपन डिस्कस करने जा रहे हैं केप्लर्स लॉ। तो केपलर ने प्लेनेट्स की मोशन को समझाने के लिए 3 लॉ दिए, और वो कौन कौन से लॉ थे मैं आपको बताता हूं। तो हेडिंग है अपनी केपलर्स लॉ फॉर प्लेनेटरी मोशन। केपलर्स लॉ फॉर प्लेनेटरी मोशन। तो ध्यान से देखना, तो इसके अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट लॉ। इसको अपन बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। क्या बोलता है केपलर, क्या बोलता है? ध्यान से देखना। देखो, केपलर ऐसे बोलता है कि कोई भी जो प्लेनेट होता है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, और इसकी जो ऑर्बिट होती है वो एलिप्टिकल होती है, यानी एलिप्स बनाती है, ठीक है ना। तो जो प्लेनेट की ऑर्बिट होती है एलिप्टिकल होती है। कैसे होती है? एलिप्टिकल, यानी एलिप्स का फॉर्मेशन करती है भाई, ठीक है, एलिप्टिकल। और जो सन होता है वो कहां पर होता है भाई? दोनों फोकस में से किसी एक फोकस पर ये सिचुएटेड होता है, ठीक है ना। एलिप्स के 2 फोकस होते हैं, और इन दोनों में से किसी एक फोकस पे कौन होता है? सन होता है। तो एलिप्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको मैं दे देता हूं। जैसे मान के चलिए ये अपने पास में कोई भी इस प्रकार से एक एलिप्स है, ठीक है ना, ये एलिप्स हो गया। ये एलिप्स हो गया। अब बात सुनना भी, ये तो आपके पास में क्या हो जाएगा? मेजर एक्सिस। इसको अपन बोलते हैं माइनर एक्सिस। जहां पर मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उसको अपन बोलते हैं सेंटर। तो सेंटर आपके पास बन जाएगा ओ, ठीक है ना, ये ओ बन गया। अब इस ओ से बराबर डिस्टेंस पर 2 पॉइंट होते हैं मेजर एक्सिस पे। एक तो होता है आपके पास F1 और एक होता है आपके पास F2 होता है। ये 2 इस प्रकार से फोकस होते हैं। F1 F2 क्या होते हैं? फोकस होते हैं। और इन दोनों में से किसी एक फोकस पर कौन होता है? अभी सन होता है। तो जैसे मान के इसलिए आपका जो सन है वो कहां पर है? F1 पर है। ये आपके पास सन हो गया, ये सन हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है ना। अब यहां से लेकर के यहां तक ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को अपन बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस, और इसको अपन लिख देंगे ए लिख देंगे, ठीक है ना। ये आपके पास है सेमी मेजर एक्सिस होगी, ये आपके पास है सेमी माइनर एक्सिस हो जाएगी। और ये आपके पास में जो ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट पर एलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर जो
प्लेनेट होता है वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो प्लेनेट कभी तो यहां पर होता है, कभी यहां पर पहुंच जाता है, कभी यहां पर पहुंच जाता है, कभी यहां पर पहुंच जाता है, इस प्रकार से चक्कर लगाता रहता है। जब आपका प्लेनेट इस प्रकार से यहां पर होता है, इसको तो अपन क्या बोल देंगे, सन है, तो सन को अपन लिख देंगे इस प्रकार से, एस लिख देंगे, और ये आपके पास ओ गया, ठीक है ना। इसको अपन लिख देंगे SUN, यहां पे लिख देते हैं अपन, ये बन जाएगा आपके पास में SUN, ये सन हो गया अभी यहां पे, F1 पर स्थित है ये, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, देखना, देखो, एक होती है आपके पास इसेंट्रिसिटी होती है। क्या होती है इसेंट्रिसिटी, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात है कि O से F1 की डिस्टेंस और O से F2 की डिस्टेंस है वो क्या होती है, बराबर होती है। इसको अपन बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है ना। और इस फोकल लेंथ को अपन किससे लिख देंगे, F से लिख देंगे। और O तो आपके पास में क्या देगा अभी, सेंटर, सेंटर हो गया। O से F1 और O से F2 की डिस्टेंस है वो F होती है, बराबर होती है, ठीक है ना। तो OF1 बराबर क्या देगा आपके पास, OF2 देगा। इसको अपन बोल देंगे फोकल लेंथ बोल देंगे। एक होती है आपके पास है इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी इसको अपन किससे लिखते हैं, ई से लिखते हैं। ई बराबर क्या होता है आपके पास में, यह होता है आपके पास है फोकल लेंथ अपॉन सेमी मेजर एक्सिस हो जाएगा। तो ई बराबर क्या देगा आपके पास, एफ अपॉन ए हो जाएगा। तो एफ बराबर क्या देगा आपके पास, ई इंटू ए हो जाएगा अभी, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से, देखो, जब आपका जो प्लेनेट है वो प्लेनेट यहां पर होगा, तो इस स्थिति में इसकी यहां से लेकर के यहां तक की ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे भी, आर मिनिमम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आर मिनिमम। तो ये वाली डिस्टेंस आपके पास आर मिनिमम हो जाएगी, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस। तो ये तो आपके पास हो जाएगा आर मिनिमम। अब एक बात, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या है, ए, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एफ। तो एम ए से एफ को माइनस कर देंगे तो आपके पास आर मिनिमम आ जाएगा। तो यहां से आपके पास आर मिनिमम बराबर क्या देगा आपके पास, ए माइनस एफ हो जाएगा। तो ए को तो अपन ए लिख देंगे और एफ को अपन क्या लिख देंगे, ई इंटू ए लिख देंगे। तो यहां से ए को अपन कॉमन ले लेंगे और 1 माइनस क्या बन जाएगा आपके पास, ई। ये तो आपके पास आर मिनिमम बन जाएगा। इसी प्रकार से जब आपका प्लेनेट यहां पर पहुंचेगा तो इस स्थिति में इसकी सन से डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपके पास आर मैक्सिमम बन जाएगा। यहां से यहां तक का ए बन गया और यहां से यहां तक का एफ बन गया, तो ए प्लस एफ हो जाएगा। तो अपन लिख देंगे यहां से आपके पास आर मैक्सिमम बराबर ए प्लस क्या देगा आपके पास, एफ। अब ए को तो अपन ए लिख देंगे, एफ को अपन क्या लिख देंगे, ई ए। तो यहां से आपके पास ए और इसके बाद इसको अपन बोलेंगे 1 प्लस क्या देगा आपके पास, ई हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपके पास आर मैक्सिमम बन जाएगा। और कभी अगर आपको आर मिनिमम अपॉन आर मैक्सिमम अगर आपको कैलकुलेट करना है तो मिनिमम क्या देगा आपके पास, ए इंटू 1 माइनस ई, और ये आपके पास हो जाएगा ए इंटू 1 प्लस आपके पास ई हो जाएगा। ए से ए को कैंसिल आउट कर देंगे तो ये आपके पास 1 माइनस ई अपॉन क्या देगा आपके पास, 1 प्लस ई हो जाएगा अभी, ठीक है ना। ये आपके पास आर मिनिमम अपॉन आर मैक्सिमम का रेशियो हो जाएगा। इसके बाद में आपको मैं बात बताता हूं कि जैसे मान के चलिएगा आपका प्लेनेट यहां पर है, यहां पर आपका प्लेनेट, ये प्लेनेट हो गया। तो इस प्लेनेट की F1 से जो डिस्टेंस है और F2 से जो डिस्टेंस है उसका सम क्या रहता है अभी, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। यानी प्लेनेट को अपन क्या बोलेंगे भी, P बोल देंगे। तो P से F1 की डिस्टेंस और P से F2 की जो डिस्टेंस है उसका सम आपके पास में कांस्टेंट रहेगा। तो अपन लिख देंगे इस प्रकार से PF1 और प्लस क्या देगा आपके पास में PF2, ये आपके पास हमेशा कांस्टेंट रहेगा भी, क्या रहेगा, कांस्टेंट। यानी प्लेनेट की F1 से F2 से जो डिस्टेंस है उसका जो टोटल है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये आपके पास एलिप्टिकल ऑर्बिट की बातें हो गई भी। इसके बाद में डिस्कस करने जा रहे हैं अपन सेकंड लॉ। सेकंड लॉ, और सेकंड लॉ इसको अपन क्या बोल देंगे भी, इसको अपन बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया
क्या कहता है, ध्यान से देखना। देखो ये कहता है कि प्लेनेट को सन से जो मिलाने वाली लाइन है, ज्वाइनिंग लाइन है, उसकी जो एरियल स्पीड होती है वो सेम रहती है, यानी यूनिट टाइम में या इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करती है वो लाइन। जैसे मतलब आपके पास में ये एलिप्स बन गया, यहां पर मान के चलिएगा आपके पास में सन है, तो यहां पर अगर आपके पास में सन है तो जब ये प्लेनेट यहां पर है तो इस स्थिति मान के चलिएगा dt टाइम में यहां से यहां तक चलता है, तो इसको सन से मिलाने वाली जो लाइन है, ज्वाइनिंग लाइन है, उसने कितना एरिया स्वीप किया है, कितना एरिया स्वीप किया है अभी। और इस एरिया को अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे dA1। और यहां पर इसकी जो स्पीड है, यहां पर इसकी स्पीड क्या रहती है, इस प्रकार से रहती है, v1 रहती है। और यहां से यहां तक का जो टाइम है वो क्या देगा आपके पास में, dt1 रहेगा, ठीक है ना। और ये वाली जो डिस्टेंस, इससे डिस्टेंस, सन से डिस्टेंस, वो आपके पास में क्या हो जाएगी, r1 हो जाएगी। तो अपन क्या लिख सकते हैं ध्यान से, आपके पास में जो dA1 है बराबर क्या हो जाएगा बताओ, ये बन जाएगा आपके पास, ये ट्राइंगल बन गया ना। ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना हो जाएगा आपके पास में, तो r1, और इंटू बात करते हैं हाइट की, बात करते हैं वेलोसिटी कितनी है, v1, और टाइम कितना हो जाएगा आपके पास में, dt1। तो यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितने देगी आपके पास में, v1 dt1 हो जाएगी। तो v1 इसको अपन बोलेंगे dt1 बोल देंगे। और अगर आपको dA1 बाई dt1 चाहिए तो ये आपके पास हो जाएगा 1/2 r1 v1। और इसी प्रकार से ध्यान से देखना, तो जब ये यहां पर है तो थोड़ी देर बाद में यहां पर पहुंचेगा, ठीक है ना। और यहां पर इसकी जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी क्या देगी आपके पास में, v2। और यहां से लेकर के यहां तक का जो टाइम है वो टाइम क्या देगा आपके पास में, dt2। ये वाली जो डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को अपन क्या बोल देंगे, r2 बोल देंगे, ठीक है ना। और ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को अपन क्या बोल देंगे, इसको अपन बोल देंगे dA2 बोल देंगे। क्या बोल देंगे, dA2। तो इसको अपन बोलेंगे dA2 बराबर हाफ इंटू बेस क्या देगा आपके पास, r2 इंटू हाइट की बात करते हैं, तो हाइट कितना देगा आपके पास में, v2 dt2, v2 dt2 हो जाएगा। और अगर अपन बात करते हैं dA2 अपॉन dt2 की बात करते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा 1/2 r2 इंटू v2 देगा। समझ में आ गई बात है, ये बात सुनना भी। लो क्या कहता है, लो ये कहता है कि जो एरियल स्पीड होती है वो क्या रहती है, सेम रहती है। एरियल स्पीड सेम रहने का मतलब क्या हुआ कि यूनिट टाइम में कवर किया गया जो एरिया है वो सेम प्राप्त होता है आपको, ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं कि आपके पास में एरियल स्पीड AV बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है, dA अपॉन dt। और dA अपॉन dt को अपन क्या लिख सकते हैं अभी, 1/2 इंटू r इंटू क्या देगा आपके पास v बराबर, ऊपर भी अपन m से, नीचे भी अपन m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा आपके पास mvr अपॉन 2m। तो mvr को अपन क्या बोल सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम L हो जाएगा। तो ये आपके पास में हो जाएगा L अपॉन 2m बराबर क्या रहता है आपके पास में, कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट, ठीक है ना। तो एरियल वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई m तो वैसे भी कांस्टेंट, तो L कांस्टेंट हो जाएगा। तो L क्या हो जाएगा आपके पास में, कांस्टेंट। इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लॉ इसके अंदर लागू होता है। और AV अगर कांस्टेंट, इसका मतलब RV बराबर कांस्टेंट, यानी V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या देगा आपके पास R, यानी VR बराबर क्या देगा आपके पास में, कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या देगा आपके पास R हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब जहां पर आपके पास R कम होगा ना वहां पे V ज्यादा होगा, और जहां पे R ज्यादा होगा वहां पे V क्या हो जाएगा, कम। तो यहाँ पे R क्या है, मिनिमम, तो V क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। यहाँ पे R मैक्सिमम है, इस कारण से V क्या देगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से अपन समझ सकते हैं कि जहां पर आपके पास में
भाई आर वी बराबर कांस्टेंट होगा ना, वी आर बराबर कांस्टेंट, तो जहां पर आपके पास वी मैक्सिमम होगा वहां पर आपके पास आर मिनिमम होगा, और जहां पर आपके पास में वी क्या होगा, मिनिमम होगा, वहां पे आर क्या देगा आपके पास में, मैक्सिमम हो जाएगा। अभी समझ में आ गई बात है ये चीज। और अगर आपको चाहिए वी मिनिमम अपॉन वी मैक्सिमम बराबर क्या देगा आपके पास, आर मिनिमम अपॉन क्या देगा आपके पास, आर मैक्सिमम, बराबर देगा आपके पास 1 माइनस ई अपॉन क्या देगा आपके पास 1 प्लस ई। तो ये वाली बात मैंने आपको यहां पर भी बता दी थी भाई। तो ये आपका फर्स्ट लॉ है, ये आपका सेकंड लॉ गया। इन दोनों लॉज को आप नोट करें और इसके बाद थर्ड लॉ आपको मैं पढ़ाता हूं भाई। चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन पढ़ने जा रहे हैं केपलर्स थर्ड लॉ। तो केपलर के दो लॉ अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। तो थर्ड लॉ क्या कहता है अभी कि इसको अपन बोल सकते हैं लॉ ऑफ टाइम पीरियड, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। ये क्या कहता है अभी, ये ऐसे कहता है कि जो टाइम पीरियड है इसका स्क्वायर है वो जो एवरेज डिस्टेंस होती है, जो मेन डिस्टेंस होती है उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये ऐसे कहता है कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एवरेज का क्यूब हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं, यहां से आपके पास है टी स्क्वायर बराबर क्या देगा आपके पास है के आर क्यूब। के क्या होता है आपके पास है, के प्लस कॉन्स्टेंट होता है, इसकी अपन बात करने वाले हैं। अगर आपको याद है तो टी स्क्वायर बराबर कितना होता है आपके पास 4 पाई स्क्वायर, ठीक है ना, और आर क्यूब अपॉन क्या होता है आपके पास है जी इंटू एम होता है। तो यहां पर आपके पास है जो के होता है वो के क्या होता है, के प्लस कांस्टेंट होता है, और जो के होता है वो होता है आपके पास में 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी इंटू एम। पहले अपन क्या लेते थे भी, एम की जगह अपन लेते थे मास ऑफ। तो पहले अपन क्या लिखते थे, यहाँ पे ये जो एम है इस एम को अपन लिखते थे मास ऑफ प्लेनेट, क्योंकि इसके अराउंड सैटेलाइट घूमता था। अब यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, एम एस लिख देंगे। ये आपके पास में क्या बन जाएगा, मास ऑफ सन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मास ऑफ सन, क्योंकि सन के अराउंड आपका जो प्लेनेट है वो घूम रहा है, ठीक है ना, ये चीज होगी। और इसके बाद में अपन जानते हैं कि आपके पास में जो आर होता है वो क्या होता है अभी, आर मिनिमम और प्लस क्या होता है आपके पास आर मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2 देगा, भी इसका एवरेज हो जाएगा ना। तो यहां पर आपके पास में जो आर मिनिमम है वो मैंने आपको बताया था क्या होता है, ये होता है आपके पास ए माइनस का एफ, और आर मैक्सिमम क्या होता है आपके पास ए प्लस एफ, और इसको अपन 2 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस एफ प्लस एफ कट जाएगा तो 2a/2 ये आपके पास ए बन जाएगा। तो इस स्थिति में यहाँ पे इसको अपन क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है ना, तो इसको अपन टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अपने पास बन जाएगा टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब भी बन जाएगा। ओके, तो ये आपका केपलर्स लॉ कंप्लीट होता है। और बच्चों केपलर्स लॉ कंप्लीट होने के साथ में आपका जो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। बट फिर भी इसके अंदर मैं आपको एक बात बता देता हूं, वो बात सुनो भैया आप। जैसे मान के चलिएगा ये आपके पास में कोई भी एक प्लेनेट है, ठीक है, और इस प्लेनेट का जो मास अब आपके पास है कैपिटल एम है, और आर डिस्टेंस पर यहां पर आपके पास में कोई भी एक पार्टिकल है, स्मॉल एम मास का पार्टिकल है भाई। अब इसको आपको क्या करना है भाई, अर्थ की जो सरफेस है या जो आपके पास में प्लेनेट इसकी सरफेस है इसके पैरेलल डायरेक्शन में आपको प्रोजेक्ट करना है। तो सबसे पहले मान के चलिएगा आपने इसको इधर की तरफ इस प्रकार से यूं प्रोजेक्ट कर दिया, किस वेलोसिटी से, मान के चलिएगा इसकी जो वेलोसिटी होती है वो आपके पास हो जाएगी कितनी, 2gm/r। तो आपको बताइए ये वाली जो वेलोसिटी ये किसके बराबर होती है, वी की बराबर होती है, ये तो एस्केप वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। और यदि एस्केप वेलोसिटी के बराबर हो गई इस स्थिति में ये क्या कर जाएगा भाई, एस्केप कर जाएगा, यानी इस अर्थ की ग्रेविटी से बाहर चला जाएगा और वापस कभी लौट करके नहीं आएगा, ठीक है ना।
तो इस स्थिति में ये क्या करेगा अभी, ये इन्फिनिटी को टेंस कर जाएगा, इन्फिनिटी को टच कर जाएगा, ठीक है ना। ये इस प्रकार से यूं चलता चलता और इसका इस बात को इस प्रकार से फॉलो करता करता और फिर उसके बाद ये इस प्रकार से यूं इन्फिनिटी को टच कर जाएगा। समझ गए बात। दूसरी बात अपन करते हैं, अगर मान के चलेगा इसको मैंने इधर की तरफ इस प्रकार से फेंका, अलग अलग मैं केसेस बना देता हूं, देखो ध्यान से, यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे केसेस बना देते हैं। मान के चलेगा मैंने इसको इस प्रकार से इधर की तरफ v वेलोसिटी से फेंका है। अब v के यहां पे बहुत सारे केस बन सकते हैं। इफ v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास में, √2gm/r, ठीक है ना। और इसको अपन क्या बोल देंगे, वीई बोल देंगे, क्या बोल देंगे, वीई बोल देंगे। तो इस स्थिति में ये क्या होगा अभी, ये आपका जो सैटेलाइट है वो कहां पे पहुंच जाएगा, ये इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा और वापस कभी लौट करके नहीं आएगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद दूसरा केस अपन देखते हैं। इस स्थिति में ये क्या कर जाएगा अभी, एस्केप कर जाएगा। और इफ v आपके पास में किसके बराबर हो जाएगा अभी, gm/r का रूट, इसको अपन क्या बोलेंगे, vo बोल देंगे, v0 बोल देंगे। तो ध्यान से देखना, देखो इस स्थिति में आपका ये जो पार्टिकल है या आपका जो सैटेलाइट है वो क्या करेगा, इस प्रकार से सर्कुलर ऑर्बिट पर रिवॉल्व करेगा, यानी इसकी ऑर्बिट कैसी हो जाएगी, सर्कुलर ऑर्बिट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस स्थिति में ये रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट। और तीसरा केस मैं आपको बताता हूं ध्यान से, अगर v आपके पास में लेस देन क्या हो जाएगा आपके पास में, बताओ, √gm/r। तो बात सुना भी, इस स्थिति में भी ये क्या करेगा भी, ये इसके चारों रिवॉल्व तो करेगा बट इसकी ऑर्बिट सर्कुलर नहीं होगी, ठीक है ना। और इसकी ऑर्बिट कैसी हो जाएगी भी, इसकी ऑर्बिट हो जाएगी एलिप्टिकल हो जाएगी। तो रिवॉल्व इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। और बात सुना भी, यदि आपके पास स्पीड कम है तो इस स्थिति में ये इसके पास में से होकर के निकलेगा, ठीक है ना, यानी इस प्रकार का पाथ फॉलो करेगा, इसके पास में से होकर के निकलेगा। और पास में से होकर के निकलेगा तो यहां पर जो आपका सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट का सेंटर है वो दूर वाला जो फोकस है उसको कोइंसाइड करेगा, ठीक है ना, ऑर्बिट विद इट्स farther focus coincide with center of planet। और फिर उसके बाद ध्यान से देखना, देखो इफ v है, v क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, देखो ग्रेटर देन तो किससे हो जाएगा अभी, √2gm/r से। और लेस देन क्या हो जाएगा आपके पास, √2gm/r से, क्योंकि 2gm/r से अगर आपने इसको फेंक दिया तो इस स्थिति में ये एस्केप कर जाएगा अभी। तो इस स्थिति में क्या होगा, ध्यान से देखना, देखो अगर आपने ज्यादा वेलोसिटी से फेंका है तो भी ये क्या करेगा, एलिप्टिकल ऑर्बिट को फॉलो करेगा और इस प्रकार से एलिप्स बनेगा तो बड़ा एलिप्स बनेगा। तो यहां से इस प्रकार से घूमते हुए इस प्रकार से दूर से होते हुए आएगा भी। तो आपके पास में जो इसका सेंटर है वो जो नियरर फोकस है उसको कोइंसाइड करेगा भी, ठीक है ना। तो इस स्थिति में कौन सा हो जाएगा आपके पास में, एलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है ना। और ये यहां से अपन समझ ही गए कि नियरर जो फोकस है वो कोइंसाइड्स विद सेंटर ऑफ प्लेनेट, ठीक है ना। तो बच्चों ये अपना ग्रेविटेशन का चैप्टर था जिसके अंदर अपन ने सैटेलाइट मोशन, प्लेनेट मोशन ये करके अपन इस चैप्टर को फिनिश कर दिया है। और आज का लेक्चर है इसके अंदर अपन
इस ग्रेविटेशन की जो फर्स्ट स्टेज है उसके कुछ क्वेश्चंस है वो भी डिस्कस कर लेते हैं, और फिर अगले लेक्चर के अंदर में ग्रेविटेशन है उसका पूरा मॉड्यूल डिस्कस करूंगा आपके साथ में, और रोटेशनल मोशन है उसका मॉड्यूल भी अपन ने डिस्कस नहीं किया, वो भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो अगले लेक्चर पर आप आओ तो रोटेशनल मोशन है उसकी थ्योरी भी आप पढ़ के आना, और ग्रेविटेशन है उसकी थ्योरी भी आप कंप्लीट करके आना भी, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चंस आपके तभी समझ में आएंगे जब आपकी थ्योरी कंप्लीट होगी, और आप तो मॉड्यूल है वो भी सोल्व करके तैयार रखना भी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर पे, और एक बार इन सारी की सारी चीजों को आप नोट कर ले बेटा। चलिए बच्चों, इसके बाद में ग्रेविटेशन का जो फर्स्ट मॉड्यूल है ये मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं, जो ग्रेविटेशन का टॉपिक इसकी फर्स्ट स्टेज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं देवदान से। सबसे पहले अपन बात करते हैं स्टेज फर्स्ट की। तो स्टेज फर्स्ट, इसके जो क्वेश्चन मेरे को लगते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 नहीं बताना, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ध्यान से देखना। देखो ये कह रहा है कि ग्रेविटेशन फोर्स सडनली डिसअपीयर्स। ये तो वैसे केस होगा जैसे किसी पार्टिकल को आप जैसे स्ट्रिंग से बांध करके सर्कुलर ऑर्बिट में घुमा रहे हो, और फिर उसके बाद अचानक से अगर स्ट्रिंग ब्रेक हो जाए तो टेंजेंशियल डायरेक्शन मूव करेगा, ठीक है ना। इसके बाद 3rd, 4th, 5th, 6th, ये तो सारे आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा आपको बता देता हूं देवदान से। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा बता देता हूं, ये क्या कह रहा है, 2 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m, सर्कल ऑफ रेडियस r रेडियस का सर्कल है। देखो ये आपके पास रेडियस r होगी, ये भी r होगी, ये भी r होगी, ये पार्टिकल इसका मास भी आपके पास m है, और इस पार्टिकल का मास भी आपके पास m है। तो अगर अपन बात करते हैं इसकी वेलोसिटी कितने देगी v, तो इस पे बाहर की तरफ कितना फोर्स लग जाएगा mv² अपॉन r, और अंदर की तरफ क्या फोर्स लग जाएगा g m1 m2 कितना देगा आपके पास m² अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना देगा 2r² कितना देगा आपके पास 4r² हो जाएगा। r से अपन क्या करेंगे, r को कैंसिल आउट कर देंगे, m से अपन m को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहां से आपके पास v बराबर कितना देगा भी, इसको अपन बोल देंगे 4 बार अगर के 2 बन जाएगा तो 1/2 रूट ऑफ gm/r, ठीक है ना। 7वें के बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो क्या करे 8th क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या करे। ये कह रहा है कि द अर्थ मास कितना देगा आपके पास है 6 × 10⁻24 kg रिवॉल्व अराउंड द सन विद एंगुलर वेलोसिटी 2 × 10⁻7 रेडियन पर सेकेंड इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 1.5 × 10⁸ किलोमीटर। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सन ऑन द अर्थ इन न्यूटन इज। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया अभी। जैसे मतलब सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है अर्थ, ये तो आपके पास में क्या देगा सन, और ये क्या देगी आपके पास अर्थ। अंदर की तरफ फोर्स लगता है आपके पास Fg, और बाहर की तरफ फोर्स लगता है कितना भी m⍵² × r। तो ऑब्वियसली आपके पास में जो Fg है वो m⍵² × r के बराबर होगा। m आपको कितना देर का भी 6 × 10⁻24 kg देर का है, ओमेगा कितना देर का आपको 2 × 10⁻⁻7, और इसका अपन क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, और इंटू आर कितना देर का है वो 1.5 × 10⁸ किलोमीटर है, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 10⁻³ भी लिख देंगे अपन। सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर किस में आ जाएगा भी न्यूटन में। ये 8th क्वेश्चन हो गया। 9th क्वेश्चन तो आपको भाई नेट ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पे 0 होगा निकालोगे आप। इसके बाद 10th क्वेश्चन इजी है। 11th क्वेश्चन में ध्यान से देखना। देखो अगर आपने लिक्विड भर दिया, ठीक है ना, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं देवदान से। अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। इफ द चेंज इन द वैल्यू ऑफ g एट हाइट h अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज द सेम एज द डेप्थ x बिलो इट। हाइट तो क्या दे रखी है x दे रखी है, डेप्थ आपको x दे रखी है, तो अपन बोलेंगे डेल्टा g परसेंटेज या चेंज जो भी है, तो डेल्टा जी एच परसेंटेज इक्वल टू क्या दे रखा आपको डेल्टा जी डी परसेंटेज दे रखा भी। तो हाइट के साथ में क्या देगा आपके पास माइनस का 2h/r इंटू क्या देगा आपके पास 100। डेप्थ क्या दे रखी है आपको भाई x दे रखी है ना,
तो माइनस का क्या हो जाएगा आपके पास, डी बाई आर होता है ना, तो एक्स बाई आर इंटू क्या कर देंगे अपन, 100 कर देंगे। तो यहां से आपके पास में दोनों से एक्स बराबर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपके पास 2 इंटू एच हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो। 14वां क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और मतलब डेंसिटी बराबर दे रही है तो जी बराबर आपको क्या लेना है, जी बराबर 4/3 पाई जी आर इंटू रो, ये वाला फॉर्मूला काम में लेना है। इसके बाद में 15वां क्वेश्चन आसान, 16वां क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, 17वां क्वेश्चन भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो 17वां क्वेश्चन आपको बता देता हूं फिर भी मैं। क्या कह रहा है देखो, स्फेरिकल प्लेनेट फार आउट इन स्पेस हैज ए मास m0 एंड डायमीटर d0, ए पार्टिकल ऑफ मास m फॉलिंग नियर द सरफेस ऑफ द प्लेनेट विल एक्सपीरियंस एन एवरेज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज इक्वल टू, भाई कुछ ही नहीं इसके अंदर, ये आपको बताने वाला नहीं है भाई। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इक्वल टू क्या होता है आपके पास, जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, आपको डायमीटर दे रखे तो रेडियस निकालेंगे, आर इक्वल टू क्या देगा d/2, ठीक है ना। तो 2 का स्क्वायर कितना देगा 4, तो ये आपके पास में देगा 4g m0 अपॉन d0 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। 18वां क्वेश्चन हो गया, 19वां क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, 20वां क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, 21वां क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, 22वां इजी है, 23वां क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं दुनिया से। तो क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं यहाँ पे अपन सॉल्व। देखो क्या करें, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, आर क्या भी अर्थ की रेडियस है, एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा क्या भी आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है ना। एंड जीपी इज द वैल्यू ऑफ जी एट पोल्स, तो जीपी क्या हो जाएगी भी, जी की वैल्यू हो जाएगी कहां पे, पोल्स पे हो जाएगी, ठीक है ना। द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी एट द लेटीट्यूड लेमडा इक्वल टू 60 डिग्री विल बी इक्वल टू, तो अपन जानते हैं कि ध्यान से देखना, देखो जी इक्वल टू क्या देगा आपके पास में, जी लेमडा बराबर क्या देगा आपके पास में, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा। तो सबसे पहले पोल्स की बात करते हैं, तो पोल्स पे क्या देगा आपके पास में, तो जीपी बराबर क्या देगा आपके पास है जी, और ये वाला फैक्टर तो 0 देगा क्योंकि लेमडा कितना होता है 90 होता है ना पोल्स पे, तो जीपी बराबर क्या देगा आपके पास है जी, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, जी लेमडा बराबर, ठीक है ना, लेमडा कितना देगा आपके पास है 60, जी 60 बराबर जी को अपन क्या लिख सकते हैं भाई, जीपी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 60 कितना होता है भाई, कॉस 60 होता है आपके पास में कितना भी 1/4 नहीं 1/2, और स्क्वायर कर देंगे तो कितना देगा आपके पास में 1/4 हो जाएगा। तो आपके पास में कितना देगा भी, जीपी माइनस ओमेगा स्क्वायर r/4 हो जाएगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर r/4 हो जाएगा, ये आपके पास में फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो एक बार मॉड्यूल में पीछे देख लेता हूं भाई, मेरे को थोड़ा सा इसमें डाउट है, स्टेज फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या दे रखा पीछे, अपना तो सही है, अपना गलत नहीं है। स्टेज फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर फर्स्ट दे रखा है, और अपना भी फर्स्ट ही आ रहा था, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है डेप्थ डी एट विच द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1/n टाइम्स, ये तो कोई दिक्कत वाली बात है, सीधा फॉर्मूला बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 भी सीधा फॉर्मूला बेस्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेते हैं, क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि लेट जी बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस एंड के बी द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अर्थ, सपोज द अर्थ रेडियस डिक्रीजेज बाय 2% कीपिंग ऑल अदर क्वांटिटीज सेम, देन फाइंड। अब ध्यान से देखना, देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको यह बोला जा रहा है कि जो अर्थ की रेडियस है वो 2% से डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। तो एक तो आपको जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इस पे आपको इफेक्ट पता करना है, एक जो आपके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है इस पे क्या इफेक्ट आएगा ये अपने को मालूम करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपन जानते हैं कि G इक्वल टू क्या होता है, GM डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब रेडियस डिक्रीज हो रही है, मास तो चेंज हो नहीं रहा है, तो आपके पास है G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁻², ठीक है ना। तो यहां से अपन लिख सकते हैं कि डेल्टा G परसेंटेज इक्वल टू क्या देगा, माइनस का 2 इंटू डेल्टा R परसेंटेज, तो माइनस का 2, और रेडियस अब 2% से डिक्रीज हो रही है ना, रेडियस 2% से डिक्रीज हो रही है, क्या कह रहा है ना,
डिक्रीजेज बाय 2%, तो -2 लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 4% इसका आंसर आ जाएगा अभी। समझ गए ना? अब सुनो ध्यान से देखो, ये तो जी में तो 4% की गिरावट हो जाएगी, ओके, नहीं ग्रोथ हो जाएगी, तो जी तो इंक्रीजेज बाई 4%, और वैसे अगर आप देखोगे ना तो जी इंक्रीजेज बाई 4%, केवल एक के अंदर ही आंसर आ रहा है, ठीक है ना, इंक्रीजेज बाई। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा। अगर आप जी के बारे में कॉन्फिडेंट हो तो फिर उसके बाद में सीधा आप यहां पे थर्ड ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हो, और फिर उसके बाद में अपन मानते हैं सारी बाकी जो क्वांटिटीज है वो क्या अभी कांस्टेंट है, तो अपन ऐसा बोल देंगे कि काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है आपके पास में, एल स्क्वायर अपॉन क्या होता है आपके पास में 2i, जैसे पी स्क्वायर अपॉन 2m होता ना, वैसे एल स्क्वायर अपॉन 2i, तो एल स्क्वायर अपॉन 2, और आई को अपन क्या लिख सकते हैं, आई को अपन लिख सकते हैं क्या भी, आई अर्थ का क्या होता है आपके पास, आई 2/5 mr स्क्वायर, सही बात है। तो एल तो कांस्टेंट होगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, एम भी कांस्टेंट रहेगा, तो यहां से आपके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो यहां से अपन ऐसा बोल सकते हैं कि डेल्टा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बराबर भी कितना हो जाएगा आपके पास में, प्लस का 4% हो जाएगा अभी, तो ये दोनों क्या हो जाएगी, 4% से इंक्रीज हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 26 तक की अपने बात कर ली, इसके बाद में और भी क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ो भैया आप। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 के बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखो 27 सीधा फॉर्मूला हो जाएगा अभी, जी इक्वल टू क्या होता है 4/3 पाई जी आर इंटू रो, तो आपके पास है जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू रो देगा, उससे कर लेना। 28 कोई दिक्कत नहीं है 29 कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, आपको रेडियस और डेंसिटी का रेशियो दे रखा है ना, तो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इंटू रो, आर रेडियस होती है, रो क्या होती है, डेंसिटी होती है, उसी से हो जाएगा। और अगले में भी क्या कर रहा है अभी, मास और रेडियस का रेशियो दे रहा है, तो जी इक्वल टू क्या होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर होता है, मैंने आपको बताया था एम बाई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा जी। अगला क्या कह रहे हैं ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 31, तो ये तो आपको इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी तो वर्क डन के बराबर हो जाएगा, तो एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच बाई आर वाले फॉर्मूले से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31। और क्वेश्चन नंबर 32 चलो देख लेते हैं अपन, तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहे हैं ध्यान से, आपके पास E बराबर कितना हो जाएगा भाई, K बाई एक्स क्यूब, तो K क्या कांस्टेंट है, पोटेंशियल V, तो आपके पास में ध्यान से यही तो देगा आपके पास है dV बराबर माइनस का क्या देगा आपके पास E इंटू डी एक्स, और इन्फिनिटी पे x बराबर कितना देगा आपके पास, इन्फिनिटी पे v कितना देगा 0, और x पे v कितना देगा आपके पास v, तो बराबर माइनस का E कितना देगा, माइनस का k, और 1 बाई क्या देगा आपके पास एक्स क्यूब dx, इन्फिनिटी से लेके x तक, v माइनस 0 क्या देगा आपके पास में v बराबर माइनस का k, और एक्स क्यूब का क्या होता है, एक्स क्यूब का एक्स क्यूब ऊपर जाकर के एक्स की पावर माइनस का 3, तो ऊपर बन जाएगा एक्स की पावर माइनस का 3 प्लस 1 और माइनस का 3 प्लस 1, तो क्या बन जाएगा आपके पास में बताओ, माइनस का 3 प्लस 1, ये तो हो जाएगा ना एक्स की पावर माइनस का 2 अपॉन क्या देगा आपके पास माइनस का 2, तो ये आपके पास में बन जाएगा माइनस का 1/2x स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या देगा आपके पास में प्लस का, और ये आपके पास हो जाएगा बाई 2x स्क्वायर, यही तो हो गया, तो इसको अपन बोलेंगे k बाई 2x स्क्वायर, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 33, तो 33 कोई दिक्कत नहीं है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या करे अभी, m1 r1 m2 r2 रेडिएशन की, सेंटर से वो d डिस्टेंस पे है, और पार्टिकल कहाँ पे रखा हुआ है, मिड पॉइंट पे रखा हुआ है, तो मिड पॉइंट पे आप एक काम करें, दोनों का पोटेंशियल निकाल लें, पोटेंशियल को मास से मल्टीप्लाई कर दें,
पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी की पॉजिटिव वैल्यू को हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर कर देना, एस्केप वेलोसिटी आ जाएगी। ऐसा क्वेश्चन आपको करवा भी रखा है मैंने आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 35, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहाँ पे जीरो होगा ऐसा क्वेश्चन करवा रखा है। 36, तो ये W बराबर mgh अपॉन 1 प्लस एच बाई आर वाला फॉर्मूला आपको डिराइव करवाया था ना, उससे हो जाएगा। 37, 38, 39, 40 39 जैसा क्वेश्चन भी आपको करवा रखा है, ठीक है ना। कोई प्लेनेट है जिसका एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो क्या भी डबल है, और डायमीटर वो क्या भी, वो भी डबल है। तो एस्केप वेलोसिटी वहां पे निकालनी है आपको, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ g इंटू आर ही तो होता है ना, √2g डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू की बात करें भाई, v बराबर क्या होता है, √2gr होता है, उससे हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 40 कोई दिक्कत नहीं है, और 41 कोई दिक्कत नहीं है, और 42वां क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है अभी, 42वां क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एस्केप वेलोसिटी आपको निकालनी है, तो मास और रेडियस आपको दे रखी है, तो v इक्वल्स टू कितना होता है, √2gm अपॉन r। तो मास तो कितना दे रखा आपको 3 टाइम्स, और रेडियस भी कितना देगी आपके पास में 3 टाइम्स हो देगी, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो एस्केप वेलोसिटी आपके पास में v आ जाएगी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 43 उसी का है, उसी टाइप का है, और क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है अभी, एस्केप वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी आपके पास में, ये भी आपके पास में एस्केप वेलोसिटी और रेडियस और मास, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m/r, इस वाले फॉर्मूले से कर लेना इसको भी आप। 45, 46, 47 में आपको क्या करना है अभी, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो चारों पार्टिकल्स का पोटेंशियल निकाल करके आप एडअप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। 48 के अंदर भी क्या है अभी, V0 VE रिलेशन बताना, तो ये तो अपन जानते हैं v बराबर क्या है, √2 इंटू V0 आपको बता रखा है मैंने। 49, 50 कोई दिक्कत नहीं है। 51, 52 ये क्या है भाई, आपके पास में जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है, तो इसकी हाइट आपको पूछ रखी है ना, हाइट h इक्वल्स टू क्या होता है, h इक्वल्स टू स्मॉल r माइनस कैपिटल R होता है, बताया था आपको, और स्मॉल r की वैल्यू क्या हो जाएगी बता रखी है आपको, उसके अंदर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट पढ़ाया था वहां पे। 53 कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसके अंदर भी आपको। इसके बाद में 54, 55, 56, 57 क्या कह रहा है अभी, ये कह रहा है कि स्पीड ऑफ सैटेलाइट ए इज 3v/v, तो v इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास, √gm/r होता है, तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √r होता है, अभी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √r होता है, उससे कर लेना आप, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में 58, 59 कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 61 नंबर क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ ध्यान से। 61 नंबर क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है, देखो ध्यान से, इसको मैं जनरलाइज कर देता हूँ भाई। जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या देगा आपके पास 1/r³, तो ए बराबर क्या होता है आपके पास mg होता है, या इसको अपन लिख देंगे g बराबर क्या देगा आपके पास k/r³ हो जाएगा, तो इसको अपन क्या बोल देंगे भाई m k/ क्या देगा आपके पास r³, ये फोर्स आ गया, और फोर्स को अपन क्या लिख सकते हैं भाई mv²/r लिख देंगे, तो यहां से आपके पास r² बन जाएगा, तो यहां से आपके पास मतलब से v² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r², तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r हो जाएगा, ठीक है ना। और t की बात करते हैं तो t बराबर कितना होता है आपके पास 2πr/v होता है, ठीक है ना। तो यहां से आपके पास t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r/v, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r को अपन r लिख देंगे, और v क्या हो जाएगा आपके पास में v 1/r हो जाएगा, तो 1/r r² हो जाएगा, तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बन जाएगा बेटा r² बन जाएगा। समझ गए ना, कितना आसान है देखो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 62 के अंदर क्या कह रहा है अभी, ये कह रहा है कि द फिगर शोज द मोशन ऑफ ए प्लेनेट अराउंड द सन इन ए एलिप्टिकल ऑर्बिट, फोकस एरिया A1 A एंड B आर आल्सो शोन इन द फिगर विच कैन बी अज्यूम टू बी इक्वल। अब एरिया अगर बराबर है तो टाइम भी बराबर होगा, इक्वल एरिया स्विफ्ट इन इक्वल टाइम। 63, 64 क्या हो जाएगा, r1v1 बराबर r2v2 से कर लेना। 65, 66 कोई क्वेश्चन टफ नहीं है, ब्लैक होल मैंने आपको बता ही रखा है 67 के अंदर। और 68 ये क्या भी, सैटेलाइट ए ऑफ मास m रेडियस r
डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ अंडर द सैटेलाइट बी। टाइम पीरियड का रेशियो आपको पूछा जा रहा है, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, टी प्रोपोर्शनल टू आर टू दी पावर 3/2 होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसके अंदर आपको। इसके बाद में कोई इसमें स्टेज के अंदर कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74 है ना, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ 2 सैटेलाइट्स 73 की बात करते हैं। ये क्या कर रहा है, 2 सैटेलाइट S1 S2 रिवॉल्व फाउंड इन प्लेनेट इन द सेम डायरेक्शन इन सर्कुलर ऑर्बिट। टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन आर 1 hour and 8 hours respectively. The radius of S1 is 10 to the power 4, ठीक है ना, the 10 to the power 4 किलोमीटर। The velocity of S1 with respect to S2 is, बात सुनना भी, ये आपको क्या बोल रखा है, 2 सैटेलाइट S1 S2 सेम डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन आर 1 hour and 8 hours, ठीक है ना। तो रेडियस आपको दे रखी है। अब देखना ध्यान से, देखो यहां पे सबसे पहले अपन क्या करते हैं अभी, T1 अपॉन T2 बराबर क्या देगा आपके पास में, R1 अपॉन R2 की पावर क्या देगी आपके पास में, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है ना, तो 3/2 देगा, ठीक है अभी। अब यहां पर आपके पास में T1 कितना देर का है अभी, 1 hour, T2 कितना देर का आपके पास 8 hour, ठीक है ना। और S1 की जो रेडियस है वो कितने देर की आपके पास है, 10 to the power 4, और R2 आपके पास R2 देगा, इसकी पावर कितना देगा आपके पास है, 3/2 देगा। तो करते हैं भाई 3/2 कितना देगा, यहां से आपके पास में 10 to the power 4 की पावर 1/2 कितना देगा, 10 to the power 2, ये 10 to the power 6 बन जाएगा। तो R2 बराबर कितना देगा आपके पास, 8 × 10 to the power 6 मीटर देगा अभी, ठीक है ना। ये बन जाएगा 8 × 10 to the power 6 बन जाएगा। सही तो लिखा है मैंने, बिल्कुल ठीक है। ये R2 आ गया। अब सुनो ध्यान से देखना, देखो रिलेटिव वेलोसिटी आपको निकालनी है। सबसे पहले अपन रिलेटिव वेलोसिटी क्या देगी आपके पास में, v रिलेटिव बराबर, इसको अपन बोल देंगे आपके पास में v1 माइनस क्या देगा आपके पास में v2, सेम डायरेक्शन में घूम रहे ना, तो v1 माइनस क्या देगा आपके पास में v2 देगा। अब अपन जानते हैं कि v बराबर कितना होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन, नहीं स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2πr, इसको अपन बोलेंगे 2πr/t, तो इसको अपन बोलेंगे R1 बाई क्या देगा आपके पास T1 माइनस क्या देगा आपके पास R2/T2 देगा। तो R1 R2 आपके पास में है ही, T1 T2 आपके पास में है ही, वैल्यू फुट कर देना, आंसर आ जाएगा। और ये इसी के साथ में आपकी स्टेज फर्स्ट कंप्लीट होती है, और स्टेज फर्स्ट कंप्लीट होने के साथ में आपका ये लेक्चर है ये भी फिनिश होता है। और लास्ट लेक्चर अपना होगा लेक्चर नंबर 51, जिसके अंदर अपन ग्रेविटेशन का पूरा मॉड्यूल डिस्कस करेंगे, एज वेल एज रोटेशनल मोशन का भी पूरा मॉड्यूल डिस्कस करेंगे। अब आपको पता है कि 12 लेक्चर के अंदर आपको रोटेशनल मोशन और ग्रेविटेशन कंप्लीट करवाना, और फिर उसके बाद में उनका मॉड्यूल भी डिस्कस करवाना, तो इट इज वेरी टफ वर्क, टफ जॉब। तो फिर भी मैंने आपको मैक्सिमम जो अच्छे क्वेश्चंस है वो सोल्व करवाने की कोशिश की अभी। तो मेरे हिसाब से अगर आपने बहुत सीरियसली मॉड्यूल सोल्व किया है तो आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स है वो तो सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए। बाकी इस तो देखो क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भी आपकी डाउट्स रहती है उनको आप इंस्टीट्यूट के अंदर भेजें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।